नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विनोद सोनोने. 9th स्टँडर्ड फिजिक्स लेसन नंबर 3 आपला संपलेला आहे. आज आपण या लेसनचं एक्सरसाइज डिस्कस करणार आहोत. तर प्रत्येकाने आपलं जे टेक्स्टबुक आहे ते टेक्स्टबुक समोर ठेवायचं आहे, जेणेकरून एक्झॅक्टली काय प्रश्न आहे हे तुम्हाला तिथे पाहता येईल. तर पेज नंबर 44 पहिला प्रश्न आहे. The accompanying figure shows some electrical appliances connected in a circuit in a house. Answer the following questions. त्या ठिकाणी तुम्हाला एक पिक्चर दिलेला आहे, पाहू शकता तुम्ही इथे. In that picture, some electrical appliances are connected. त्यांचे कनेक्शन्स त्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत आणि त्याच्याशी संबंधित काही प्रश्न तुम्हाला विचारलेले आहेत. त्या प्रश्नांचे आन्सर्स मी तुम्हाला सांगतो. तर क्वेश्चन नंबर 1, पहिला प्रश्न त्या ठिकाणी आहे सब क्वेश्चन ए. प्रश्न आहे, बाय विच मेथड आर द अप्लायन्सेस कनेक्टेड. कोणत्या मेथडने ते सगळे डोमेस्टिक अप्लायन्सेस कनेक्टेड आहे. तर याचा आन्सर आहे इन पॅरलल. जर तुम्हाला आठवत असेल तर लेसन मध्ये आपण पाहिलं होतं डोमेस्टिक कनेक्शन्स. आपल्या घरामध्ये जे काही ॲपरेटस अप्लायन्सेस आपण इलेक्ट्रिसिटीचे वापरतो हे कशा प्रकारे कनेक्टेड असतात. तर लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर, मागच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर यांच्यासोबत सगळे डोमेस्टिक अप्लायन्सेस, मग ते टीव्ही असेल, फ्रीज असेल, फॅन असेल, मिक्सर असेल, डीव्हीडी प्लेअर असेल, कम्प्युटर असेल, ऑल दीज डोमेस्टिक अप्लायन्सेस दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणून सब क्वेश्चन फर्स्ट ए याचा आन्सर आहे दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. पुढचा प्रश्न आहे सब क्वेश्चन बी की व्हॉट मस्ट बी द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिव्हिज्युअल अप्लायन्सेस. आता हे जे सगळे डोमेस्टिक अप्लायन्सेस लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर सोबत पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे, तर सगळ्या अप्लायन्सेसच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स प्रत्येकाच्या अक्रॉस किती राहणार आहे. त्याचा आन्सर आहे पोटेन्शियल डिफरन्स प्रत्येकाच्या अक्रॉस सेम राहणार आहे, कारण दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. पॅरलल कनेक्शन्स मध्ये हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे की जेव्हा ही कंपोनंट्स पॅरलल मध्ये कनेक्टेड असतात तर सगळ्यांच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्सेस सारखं राहते. तर इथे सुद्धा सगळ्या अप्लायन्सेसचं इंडिव्हिज्युअल पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे ते सेम राहणार आहे. आणि हे सेम किती राहते. आपल्या घरामध्ये जी इलेक्ट्रिसिटी आपण यूज करतो दॅट इज 230 वोल्ट. त्याचं पोटेन्शियल डिफरन्स लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर यांच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स 220 वोल्ट. सेम पोटेन्शियल डिफरन्स प्रत्येक अप्लायन्सच्या अक्रॉस राहणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट सब क्वेश्चन सी. विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायन्स बी द सेम. जस्टिफाय युअर आन्सर. आता हे जे सगळे अप्लायन्सेस पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहेत, या सगळ्यांमधून जाणारा इलेक्ट्रिक करंट हा सेम असेल का की नसेल. जस्टिफाय करा म्हणजे त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगा. तर पॅरलल मध्ये कनेक्शन जेव्हा राहतात, ॲज अप्लायन्सेस आर कनेक्टेड इन पॅरलल, तेव्हा त्यांच्यामधून जाणारा जो करंट आहे हा सेम नसतो. तो इसका आंसर होगा नो. डिफरेंट करंट passes. Different current pass through each. जे काही अप्लायन्सेस किंवा इन्स्ट्रुमेंट्स पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहेत त्या सगळ्यांमधून जाणारा करंट हा सारखा राहणार नाही. सब में से जाने वाला करंट सेम नहीं रहेगा, तो हर एक में से जाने वाला करंट ये डिफरेंट होगा. डिफरेंट करंट पासेस थ्रू इच. जस्टिफाई योर आंसर मतलब इसका रीजन क्या दोगे आप. इसका रीजन ये होगा कि अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम करंट विल नॉट पास थ्रू देम, डिफरेंट करंट विल पास थ्रू इच. अब किसमें से कितना करंट जाएगा ये डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से ज्यादा करंट पास होगा. पुढचा आहे सब क्वेश्चन डी.
क्वेश्चन आपको पूछा है कि why are the domestic appliances connected in this way? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर को ये सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस पैरेलल में ही कनेक्टेड क्यों होते हैं? व्हाई नॉट कनेक्टेड इन सीरीज? तो इसका आंसर है कि एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें से अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है, वर्क करना अगर बंद कर देता है, तो पैरेलल में कनेक्टेड होने से किसी एक अप्लायंस के बंद होने से बाकी अप्लायंसेस काम करना बंद नहीं करेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत है कि एज द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ एनी वन ऑफ द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, उनसे ही कारण नहीं, किसी भी कारण से अगर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर देता है, तो बाकी अप्लायंसेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। Other appliances continue to function, they continue to work because they are connected in parallel. तो क्वेश्चन जो आपको पूछा था कि why are they connected in parallel, तो इसका ये आंसर है, they are connected in parallel because if any one of the appliances do not work, the other appliances will continue to work, their working will not be affected. Last sub question E. If the TV stops working, will the other appliances also stop working? Explain your answer. इन सारे अप्लायंसेस में से अगर कोई एक अप्लायंस वर्क करना बंद कर देता है, से एग्जांपल इफ टीवी स्टॉप वर्किंग, तो बाकी अप्लायंसेस काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक अप्लायंस के काम करना बंद करने से बाकी अप्लायंसेस पे इसका कोई परिणाम नहीं होगा। अदर अप्लायंसेस विल कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एडवांटेज हमको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे आंसर्स आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सी इन टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक में आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स यूज्ड इन अकम्पनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिया है, दिस वन, और उसके साइड में आपको कुछ सिंबल्स दिए। प्लेस देम एट प्रॉपर प्लेसेस एंड कंप्लीट द सर्किट। तो कौन सा सिंबल कौन से प्लेस में सर्किट में आएगा? प्रॉपर सिंबल्स प्रॉपर प्लेसेस में आपको रखना है और सर्किट को कंप्लीट करना है। तो ये आंसर आपको डायग्रामेटिकली लिखना पड़ेगा। इसका फाइनल डायग्राम ही आपको बनाना पड़ेगा। दैट डायग्राम लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो हम सर्किट बना लेंगे। ये ऐसा सर्किट आपको दिया है, ठीक है। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस। इथे तुम्ही लिहू शकता कॅपिटल आर। रेजिस्टन्सला पॅरलल मध्ये नेहमी कनेक्टेड असतो वोल्टमीटर। तो यहां पर आएगा वोल्टमीटर V। रेजिस्टन्सला सीरीज मध्ये नेहमी कनेक्टेड असतो अमीटर। तर इथे येणार आहे अमीटर अशा प्रकारे। यहां पर होगा बैटरी या सेल होगा ऐसे। इसका प्लस माइनस अगर इस तरह से है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बैटरी को सीरीज में होता है प्लग की, और यहां पर होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का ये कंप्लीट सर्किट होगा।
जो आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में जो सर्किट दिया है दैट इज इनकम्प्लीट, वहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेसेस दिए हैं और साइड में आपको सिंबल्स दिए, तो प्रॉपर सिंबल को प्रॉपर प्लेस में आपको रखना है। तो इसका फाइनल आंसर आपका इस प्रकार से बनेगा। अगर हम यहाँ की को क्लोज बताते हैं तो सर्किट में से हमको करंट बताना पड़ेगा, दैट करंट विल फ्लो लाइक दिस, ये करंट का डायरेक्शन होगा। सो दिस डायग्राम इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब डायग्राम के नीचे एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच लॉ कैन यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ द अबोव सर्किट। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है इसका यूज करके कौन सा लॉ हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसका आंसर है ओम्स लॉ। दिस इज द लॉ विच कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। तो डायग्राम के नीचे आपको इसका पूरा सेंटेंस लिखना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं, पूरा एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ द अबोव सर्किट वी कैन प्रूव ओम्स लॉ। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, इट इज ऑन पेज नंबर 44। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। उमेश हैज 2 bulbs having resistances 15 ohm and 30 ohm. He wants to connect them in a circuit, but if he connects them one at a time, the filament gets burnt. Answer the following questions. प्रश्न समजला तुम्हाला? जर नसेल समजला तो पुन्हा एकदा प्रश्न पाहून घ्या। उमेश नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास 2 बल्ब है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस है 15 ओम और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस है 30 ओम। ऐसे 2 बल्ब आए, इसके रेजिस्टेंसेस आपको दिए। एक का रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम और दूसरे का रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम। ठीक है, he wants to connect them in a circuit. ये दोनों बल्ब उमेश को एक सर्किट में कनेक्ट करना है, लेकिन दिक्कत ऐसे है कि इफ ही कनेक्ट्स देम वन एट ए टाइम, यानी दोनों बल्ब में से एक बल्ब अगर एट ए टाइम लगाया जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, बल्ब डैमेज हो जाता है, उसका फिलामेंट जल जाता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ए, विच मेथड शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट द बल्ब्स। अब सर्किट में अगर एक बल्ब लगाया तो जल जाता है, दूसरा फिर से लगाया तो वो भी जल जाता है, यानी वन एट ए टाइम कनेक्ट किया तो बल्ब का फिलामेंट जल जाता है। तो कौन सी मेथड एडॉप्ट करनी चाहिए, दोनों बल्ब्स किस मेथड से सर्किट में कनेक्टेड होने चाहिए? तो इसका आंसर है ही शुड कनेक्ट द बल्ब्स इन द सर्किट इन पैरेलल। उमेश को दोनों बल्ब्स सर्किट में किस प्रकार से कनेक्ट करने होंगे? तो इसका आंसर बनता है दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट सब क्वेश्चन बी, दूसरा प्रश्न दर्शाओ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वे ऑफ कनेक्टिंग द बल्ब्स डिपेंडिंग ऑन द आंसर ऑफ क्वेश्चन ए। अब दोनों बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसका एक स्पेशल फीचर क्या होगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसकी खास बात क्या होगी? तो इसकी खास बात क्या होती है? इसके पहले के आंसर में मैंने आपको बताया कि व्हेन द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दोनों बल्ब पैरेलल में हम लगाते हैं ऐसे, ये पहला बल्ब, ये पैरेलल में दूसरा बल्ब, ऐसे इधर से आएगा करंट। सो बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दोनों में से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर भी दूसरा बल्ब वर्क करता रहेगा। सो बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों बल्ब एट ए टाइम फ्यूज नहीं होंगे, एक बल्ब अगर फ्यूज भी हो जाता है तो दूसरा बल्ब अपना काम करना जारी रखेगा, शुरू रखेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बल्ब्स बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। दूसरा हम बता सकते हैं एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल डिफरेंट करंट पासेस थ्रू देम।
इसमें से अलग करंट जाएगा, इसमें से अलग करंट जाएगा। अगर दोनों सीरीज में हम लगाते हैं तो दोनों में से सेम करंट जाता है, तो दोनों एट ए टाइम फ्यूज हो जाएंगे, या एक फ्यूज होगा तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में दोनों को लगाने से दोनों में से अलग अलग करंट जाएगा, और दूसरा एडवांटेज हमको मिलेगा कि इसमें से एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, जल जाता है, फिर भी दूसरा बल्ब अपना काम करता रहेगा। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी देयर। तीसरा सब क्वेश्चन सी कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबो सर्किट। अब सर्किट में अगर इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, इन दोनों को अगर ऐसे हमने पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी है, इसको हम कंसीडर करेंगे R1, इसको हम कंसीडर करेंगे R2। इन दोनों को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो पैरेलल में कनेक्टेड का हमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फार्मूला बनता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो RP होता है इसी को बोला जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब टोटल। दोनों की वैल्यूज यहां डाल दो, तो 1/RP होगा 1/15 प्लस 1/30। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15 और 30, इसका एलसीएम होता है 30, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/30, दैट इज 1/10। 1/RP इज इक्वल टू 1/10, तो RP इक्वल टू आएगा 10 ओम। So when we connect the two bulbs in parallel, इसमें से एक का रेजिस्टन्स 15 ओहम, दूसरे का रेजिस्टन्स 30 ओम्स, आणि या दोघांना जर आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलं तर दोघांचं मिळून जे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असेल ते राहणार आहे 10 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होने से उनका आएगा 10 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन सी। ठीक है, तीनों सब क्वेश्चंस ए, बी और सी, इसके आंसर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये वीडियो लेक्चर पॉज करके, जो भी आंसर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पॉज करके ये सारे आंसर्स आपको सिस्टमेटिकली अपनी कॉपी में लिख लेने। पुढचा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सी इन टेक्स्ट बुक। द फॉलोइंग टेबल शोज करंट इन एम्पियर्स एंड पोटेंशियल डिफरन्स इन वोल्ट्स। एक टेबल तुम्हाला दिलेला आहे, त्या टेबलमध्ये पोटेंशियल डिफरन्स वोल्ट मध्ये आणि करंट एम्पियर मध्ये दिलेला आहे। द टेबल इज लाइक दिस। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट आपको दिया है I, दैट इज इन एम्पियर। अशा प्रकारचा हा टेबल तुम्हाला दिलेला आहे, आणि या टेबल मध्ये व्हॅल्यूज आर गिवन 4, 5, 6, और करंट की वैल्यू दी है 9, 11.25 and 13.5। अशा प्रकारे हा टेबल तुम्हाला दिलेला आहे। नाउ सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इसके आंसर्स आपको देना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। अभी हमको एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है V/I। सो लेट्स फाइंड V/I फॉर H। तीनों के लिए हमको फाइंड करना है। R इक्वल टू V/I। इसी को हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं।
एक एक की वैल्यू फाइंड करो। पहला v अपॉन आई 4 अपॉन 9, दूसरा v अपॉन आई 5 अपॉन 11.25, तीसरा है 6 अपॉन 13.5। These are resistances according to this formula. अब इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आएगा 0.44, ये भी आंसर आता है 0.44, ये भी आंसर आता है 0.44। सो दिस इज 0.44, 0.44, 0.44। इसका यूनिट होगा ओहम। ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यू सेम है तो तीनों का एवरेज भी सेम आएगा। Therefore, average resistance will be 0.44 ohms. This is the answer of sub question A. आपको पूछा था find the average resistance, तो यहाँ आपको पहला रेजिस्टेंस निकालना है ऐसे, फिर दूसरा निकालना है और फिर तीसरा निकालना है, और तीनों का एवरेज अगर आपने लिया तो आएगा 0.44 ohm. इज ऑल सब क्वेश्चन ए आंसर। अभी सब क्वेश्चन बी कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इसके बीच ग्राफ निकाला तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। ग्राफ आपको निकालना नहीं है, सिर्फ नेचर कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा ग्राफ बिटवीन V एंड I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इसके बीच अगर ग्राफ हम निकालते हैं तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, तो ग्राफ का नेचर होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज आंसर ऑफ सब क्वेश्चन बी। तीसरा सब क्वेश्चन, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूव, एक्सप्लेन द लॉ। ये जो ग्राफ निकलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा लॉ प्रूव करता है। So that law is Ohm's law. तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा द ग्राफ हेल्प्स टू प्रूव ओम्स लॉ आणि विचारलेलं आहे की एक्सप्लेन द लॉ। ओम्स लॉ काय आहे ते एक्सप्लेन करा। तर ओम्स लॉचं स्टेटमेंट या ठिकाणी तुम्हाला लिहावं लागेल की सो लॉन्ग एज द फिजिकल कंडिशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, जब तक कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस सेम होती है तब तक द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, किंवा इन शॉर्ट I प्रोपोर्शनल टू V। हे तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये पण दिलेलं आहे, तिथे पाहून तुम्ही लिहू शकता। दॅट विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, दॅट विल बी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। सो दिस इज question number 4. Let's go to the next question number 5. Question number 5 आहे match the pairs. करेक्ट पेयर्स तुम्हाला मैच करायचे आहे। दो कॉलम आपको दिए ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो। सी ऑन पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप ए। आंसर मी तुम्हाला सांगतो आहे, तिथे मार्क करून घ्या। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर है वीकली अटैच्ड। सेकंड, करंट, इसका आंसर है V अपॉन R।
तीसरा रेजिस्टिविटी, इसका आंसर है VA/LI. आणि रेजिस्टन्सेस इन सिरीज, याचा आन्सर आहे इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इन शॉर्ट मैं आपको आंसर देता हूं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है ए. थर्ड रेजिस्टिविटी, याचा आंसर है डी. और चौथा जो है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, इसका आंसर है बी. सो मार्क द आंसर्स प्रॉपरली, नोट द आंसर्स प्रॉपरली, आणि हे आंसर्स तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायचे आहेत. These are the correct pairs. This is answer of match the pairs. Next, question number 6. प्रश्न अशा प्रकारचा आहे. The resistance of a conductor of length x is r if its area of cross section is small a. what is its resistivity. पहा काय काय दिलं तुम्हाला. लेंथ x आहे, रेजिस्टन्स स्मॉल r आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a, क्रॉस सेक्शन एरिया इट इज स्मॉल a. तो आपको फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी. इसका सिंबल होता है रो. ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, याचा आन्सर मी तुम्हाला सांगतो आहे, पाहून घ्या. आणि व्हाट इज इट्स युनिट, याचं युनिट सुद्धा तुम्हाला सांगायचं आहे. इसका आंसर पहले तो आपको ये लिख लेना है, देन आंसर. नाउ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. R directly proportional to x and resistance is inversely proportional to cross section area. ये ऐसे आपको लिखना है. R directly proportional x, R proportional 1/a. अगर इन दोनों को कंबाइन किया तो बनेगा R proportional x/a. दोघांना जर आपण कंबाइन केलं तर कंबाइन करून आपल्याला लिखता है R प्रोपोर्शनल x/a. अब ये प्रोपोर्शन को अगर आप इक्वल टू करते हो तो यहां आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी रो इनटू x/a. इस पे से रो कितना आएगा, तो ये a r से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में x जाएगा, RA. This is the formula for resistivity. Yeah, this will be resistivity of the conductor. अशा प्रकारे आपण रेजिस्टिविटी कैलकुलेट केलेली आहे. अब इसका यूनिट आपको पूछा है, तो यूनिट इसका होगा SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. इसका सिंबल बनेगा ऐसे. रेजिस्टिविटी याचं SI यूनिट आहे ओहम मीटर. सो दिस इज आन्सर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक आहे, हे सगळं तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये व्यवस्थित चांगल्या प्रकारे लिहून घ्यायचं आहे. Now question number 7, question number 8 and question number 9.
हे जे 3 प्रश्न आहेत याचे आन्सर्स आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तक आंसर्स हमने डिस्कस किए. रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है 7, 8, 9 याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 9 हा न्यूमेरिकल टाईपचा आहे, मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम आहे. ते उरलेले सगळे प्रश्न आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहोत. ते सगळं मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करून सांगेल. मेन टाइम जे आज अपन डिस्कस करा है, जो क्वेश्चन आंसर्स आज मैंने डिस्कस किए, आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये आपको वीडियो पॉज करके अच्छी तरह समझ लेना है, सुन लेना है और आपकी नोटबुक में सिस्टमेटिकली इसको लिख लेना है. ठीक है. सो लेट्स स्टॉप टुडे. पुन्हा आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये भेटणार आहोत, तेव्हा आपण पुढचे सगळे प्रश्न डिस्कस करूया. टिल देन हॅव अ नाइस टाइम. थँक्यू.